हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईरान जंग में बड़ा फैसला सामने आ गया है। ईरान ने जंगबंदी के हवाले से जो तजावीज थी उनको मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंग के खात्मे को अमेरिका और इजराइल के हमले बंद करने से मशरूत कर दिया। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर ही होगा। ईरान ने जंगबंदी की 5 शराइत रख दी। ईरान प्रेस टीवी ने अमरीकी तजावीज मुस्तरद करने के मुतालिक खबर दे दी। अमरीका का ईरान के इनकार के बाद क्या रद्द अमल होगा। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को टेलीफोन कॉल। खित्ते की मौजूदा बदलती हुई सियासी और जंगी सूरत हाल पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज शो में साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर। इसके अलावा ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, क्या वजह थी कि अमेरिका ने ओमान मुज़ाकरात के बाद ईरान पर हमला किया, मशरिक़ वस्ता ममालिक ने ईरान के हमले के बाद रद्द अमल क्यों नहीं दिया, मुज़ाकरात के लिए ओमान की जंग अब इस्लामाबाद को तरजीह की जगह अब इस्लामाबाद को तरजीह क्यों दी जा रही है, क्या ईरान की लीडरशिप का इस्लामाबाद आना ज़्यादा महफूज है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ओमान से मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर अमीर हमजा। और हुकूमत ने अवाम को तेल की कीमतों में इजाफे के बचाने के लिए तरक्याती बजट पर कटौती कर दी। 10% कट लगाकर 900 अरब रुपए कर दिया गया। हुकूमत का ये इकदाम मुल्क की मईशत के लिए दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे हम आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान जंग के हवाले से। और लेटेस्ट कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान ने भी अपनी जो 5 शराइत हैं वो सामने रखी हैं और अमेरिका की जो 15 नुकात उन्होंने दिए थे उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ओवरऑल बात करते हैं इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास इन पीस टॉक्स के हवाले से। क्या कुछ मुज़ाकरात हो भी रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कोई वफ्द आया है? कहा जा रहा था कि शायद ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो मिलेगा इस्लामाबाद में। क्या वो आ चुके हैं, मुतवक्को है कि आएंगे? व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन दैट? जी, इसमें तो चूंकि हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यही हिदायत है कि हमने बहुत ही मोहतात गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल फैसिलिटेटर के तौर पे इस वक्त कम्युनिकेशन यानी सहूलतकारी कर रहा है इब्लाग की कि दोनों साइडें जो हैं वो आपस में मैसेज एक्सचेंज कर लें। ये भी बहुत अहम बात है कि ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद है, अमेरिका का भी पाकिस्तान पर एतमाद है। तो जिसके नतीजे में अब ये अभी तक तो सिर्फ फैसिलिटेशन ही हो रही कम्युनिकेशंस की। जो असल निगोशिएशंस हैं उसका भी मेरे क़यास में आगाज होना बाकी है। तो इसको भी हम इसी एक पूरे प्रोसेस की कड़ी समझें जहां पर ईरान ने जो है वो कहा है कि ये उनका रिस्पांस है टू द 15 पॉइंट्स दैट यूएस गेव, कि वो अपनी ही शराइत पे जंगबंदी चाहेंगे। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे उनके राइट को एक्सेप्ट किया जाए और 2-3 उन्होंने कंडीशंस रखी और कहा है कि पाकिस्तान जो है इसको कन्वे कर दे यूएस को। तो ये पूरा भी जो एक कम्युनिकेशन हो रही है इसको भी हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही समझें। जी, ये प्रोसेस का समझ कह सकते हैं कि इब्तदाई मरहला है जिसमें दोनों फरीक जो हैं अपनी जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमलिस्ट डिमांड जो हैं वो रखेंगे और फिर इस पर गौर होगा कि कौन सी ऐसी डिमांड है दोनों साइडों की जिसके ऊपर गुफ्तगू मजीद हो सकती है। तो उसके ऊपर देखकर ये फैसला होगा कि आगे कैसे बढ़ना है या जो एक्चुअल निगोशिएशंस हैं गालिबन का जो आगाज है वो लो लेवल से होगा और फिर मूव करेगा हाई अप। अभी तो चूंकि कम्युनिकेशन जारी है और इशू स्टेट ऑफ हॉर्मोज का भी है, लेकिन जो चीज इस पूरी प्रोसेस के ऊपर एक हम कह सकते हैं कि काला साया है वो इसराइल का जो किरदार है। क्या अमेरिका उसकी कोई गारंटी दे पाएगा? क्योंकि ईरान के जहन में ये भी है कि जिस तरह अभी ओमान में हुआ 27 फरवरी को कि एक निगोशिएशन का पूरा प्रोसेस जो है था वो बड़ी एक एडवांस स्टेज पर था, लेकिन इसराइल ने उसको सैबोटाज किया और अमेरिका को इस बात पर कन्विंस किया कि वो ईरान पर हमला कर दे। तो इसराइल का जो बिहेवियर है और ईरान का ये दुरुस्त खदशा है कि अगर कोई जंगबंदी हो भी जाती है तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद दोबारा मिसाइल चलना नहीं शुरू हो जाएंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर।
आपने अभी कहा कि ये लो लेवल से अभी मुज़ाकरात शुरू होंगे। हम सुन रहे थे कि ये हो गए वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जेडी वैंस जो अब उनको डिप्यूट किया गया है। कल तो इंटरनेशनल मीडिया शायद ये भी कह रहा था कि इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उसमें ईरानियंस भी आ रहे हैं। तो हम तो तवक्को कर रहे थे कि आज शायद मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो डेडलाइन रखी हुई है वो तो फ्राइडे तक ही रखी हुई है, जो 5 दिन की है कि हमले अभी रोक दिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्लांट्स वगैरह पे। तो आप कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ कम्युनिकेशन और फैसिलिटेशन की हद तक रह रहा है। तो ये थोड़ी सी दो चीज़ें ये डिफरेंट आ रही हैं सर। आप किस साइड को अब ज़्यादा? नहीं, जी सर। देखिए मैं बहुत ही मुहतात तरीके से बात करना चाहता हूँ, जैसे जी हमें कबल अज वक्त या जैसे कहते हैं ना अग्गा दौड़ पिच्चा छोड़, जी वो काम नहीं करना। वी जस्ट हैव टू सी इट वेरी वेरी केयरफुली कि सिचुएशन क्या है। और देखिए इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग अभी तक हमें एविडेंस है वो सदर ट्रंप की पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की टेलीफोन कॉल, वो वेरीफाइड है। और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ऑफर की होस्ट करने की, और जिसको फिर सदर ट्रंप ने, ये बहुत ही गैर मामूली वाकया है कि किसी को जो है उन्होंने जो है रीट्वीट किया हो, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की तो लिहाजा वहां से आई थिंक एक बात बड़ी क्लियर है कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त ज्यादा पुश है इस सीज फायर को हासिल करने की। ईरान चूंकि उसको कहते हैं कि बहुत नुकसान भी हुआ है और उसके हाथ भी जले ओमान में, तो लिहाजा वो इसको ज्यादा कॉशियसली देख रहे हैं। और ये भी इशू है कि देखिए, और इस पे कुछ खबरें भी आई हैं, लेकिन खबरों पे बहुत ज्यादा हमें आजकल एतमाद नहीं करना है कि ईरान की तरफ से ये भी डिमांड, जिसकी वजह से जेडी वैंस का नाम उठा है, कि भाई स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो रिलायबल नहीं है, उनसे तो हम निगोशिएट कर रहे थे ओमान में। ट्रू। तो लिहाजा इसलिए जेडी वैंस का नाम आया है इस को प्रोसेस को क्रेडिबल बनाने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी बातें क्लासर साहब कबल अज वक्त हैं, अभी हमें थोड़ा सा वक्त देना है। और ये मेरा ये डेडलाइन तो क्रॉस हो जाएगी, गालिबन शायद कोई एक्सटेंशन भी हो जुम्मे के बाद। लेकिन ये कि अगर कोई ऐसी डिमांड खासतौर पे अमेरिका को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इशू है, क्योंकि ईरान ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल कर सकता है और उस काबिल है और उसको सस्टेन कर सकता है। और अमेरिका जो है वो उसकी नजर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतनी बहुत ज्यादा अहम इतनी नहीं है कि वो उसके लिए अपने रिसोर्सेज जो है वो पुश करे। और अगेन इसके ऊपर एक और जो सवालिया निशान वो रहेगा कि क्या अमेरिका जो है वो इंतजार कर रहा है कि उसके जो मरीन्स जापान के उसके बेस से मूव हुए हैं मशरक वस्ता की तरफ, क्या वो उनके आने का इंतजार कर रहा है। और ये जो पूरा वक्त है, ये जो 5-7 दिन दिए गए हैं, वो इसीलिए है कि वो मरीन्स वहां से जो है 82nd एयरबोर्न डिवीजन वो पहुंच जाए, तो फिर उसके बाद एक नई रियलिटी क्रिएट की जाए। तो बहुत सारे सवालात हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो तनाज़िया और जो इशू डिस्कशन हुई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंतहाई मुस्बत है, और पाकिस्तान एक क्रेडिबल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फिगर की हैसियत से उभरा है। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से इतने कम्प्लेक्स इशू को आपने एक तरह का सम अप किया है। लेकिन जहाँ पे इतने अनसर्टेनिटीज़ हैं, फियर्स हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है, जैसे अभी वो कह रहे हैं टाइम बाई कर रहे हैं, शायद अपने अपने ट्रूप्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, 2000 या 20,000 के करीब की बताया जा रहा था। प्लस अभी भी हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल जो हैं एक दूसरे पे अटैक्स जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। महज उन्होंने एक दूसरे को पावर प्लांट्स पे नहीं कर रहे या इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी तो इस वक्त जंग जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा उसमें शराइत के दरमियान, इतनी इफ्स एंड बट्स के दरमियान, इतना टाइम बाइयों के दरमियान, उसमें क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस के दरमियान कितने चांसेस आपको लगते हैं? बिकॉज का आप भी फॉरेन ऑफिस को चलाते रहे, पिछले साल जो डेलीगेशन किया था जिसने सक्सेसफुल लॉबिंग की थी उनको बिलावल भुट्टो साहब के साथ, ये मे वार के बाद आप भी उसका बड़ा हिस्सा थे और बड़ी कामयाबियाँ आप लोगों ने समेटी। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर, क्या इसका आउटकम हो सकता है अगेन इन द गिवन एक सिनारियो सर्कमस्टांस जो आपने अभी खुद आपने बयान भी किए हैं? जी देखिए, अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। अब मजीद बमबारी से, अंग्रेजी में कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो उसका मजीद बेहतरी का नतीजा है उनके अहदाफ की अगर आप नजर से देखें, तो उनको मजीद बमबारी से ईरान की कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जो उन्होंने डैमेज करना था, या अली खामेनेई की जो शहादत थी जिससे उनका ख्याल था कि पूरा रजीम उल्ट जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो अमेरिका दोस्त होगी, वो तो अहदाफ हासिल नहीं हुए। और मजीद बमबारी से अमेरिका को कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अगर वो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में खार्ग आइलैंड पर कब्जा भी करते हैं, तो वो जो असल इशू ये नहीं है कि कौन कहाँ कब्जा कर रहा है। असल इशू तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है कि दुनिया की जो 20% गैस है और 20% तेल है जो वहां से हर रोज जिसने वहां से निकलना है, क्या वो गुजर पाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को एक दफा खोलना तो मकसद नहीं है, उसको मुस्तकिल खुला रखने के लिए कोई अरेंजमेंट करना है, जो कि मेरे ख्याल में ये जो आने वाली मुज़ाकरात हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का परमानेंट अरेंजमेंट क्या होगा। क्योंकि दुनिया का सारा तेल अगर आप देख लें कि ईरान, उसके बाद ऊपर इराक है और कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सब दुनिया का एक नॉट ओनली तेल का सोर्स है, गैस का सोर्स है, बल्कि बहुत ज्यादा दुनिया में जो सरमाए की मूवमेंट है उसका भी सोर्स है, और वो सब कुछ इस वक्त बंद हुआ हुआ। तो लिहाजा ये सवाल है कि ये इसका जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो उनको पुश करेगा कि वो इस मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाएं। सिर्फ इशू ये है कि इसराइल का ये इंटरेस्ट नहीं है। इसराइल तो कहता है कि ईरान जो है उसको सफ़े हस्ती से मिटा ही दिया जाए। तो यहाँ अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट डाइवर्ज कर रहे हैं, और यही सवाल सबसे बड़ा इन नेगोशिएशन में होगा कि क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फौकियत देगा इसराइल के इंटरेस्ट पर और कोई सीज फायर का एग्रीमेंट कर ले। सर आपने, क्योंकि मैं आप ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आप उन चंद पॉलिटिशियन में ऐसे वेरी फ्यू जो किताब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे हूँ, लिटरेचर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स पे बड़ी आपकी एक ग्रिप भी है, आपकी गुफ्तगू से भी नज़र आती है। आपने, जैसे मैंने कहा, फॉरेन ऑफिस के अफेयर्स भी देखे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लोकल भी देखते हैं। अब ये 20 शराइत आ गई हैं, 15 उन्होंने दिए हैं अमेरिकन ने, 5 ईरानियंस ने, तो क्या 20 शराइत जब इकट्ठी होंगी तो कौन सी, मतलब कितनी पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं? 2, 4, 5, 6, 8, 10 पे, तो 5, 10 तो रह ही जाती हैं। तो आपको लगता है कि 20 शराइत की में मौजूदगी में जब दोनों साइड अपनी अपनी पोजीशन पे स्टिक होकर बैठे, नहीं जी ये तो नॉन निगोशिएबल है, तकरीबन सब ने यही कहा हुआ है, तो फिर आपको कितनी, जो मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ, इन 20 में से किन बातों पर वो राजी होंगे और किन को छोड़ देंगे, चलें जी कि हम कुछ 6 महीने साल बाद देख लेंगे? नहीं, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं जी, और ये ओपनिंग बैटल है नेगोशिएशन की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जो ख्वाहिश है। ये इसीलिए मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखी जाती हैं, या कहते हैं जी 15-5 रखी गई, ताकि 15 में से अगर आप 8 छोड़ भी दें तो जो 7 आप वाकई चाहते हैं उसका स्पेस निकल आता है, और आप फिर दूसरे नेगोशिएटर को ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हारे कहने पे मैंने 7 छोड़ दिए हैं, लेकिन अब बाकी 8 पे तो तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। तो लिहाजा ये जो है ये इशू होगा, लेकिन मेनली आई थिंक इस पे मैं फिर कहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो परमानेंट स्टेटस है वो डिस्कशन होगी। और ईरान, जो रिपोर्ट्स थी कि इवन ओमान की नेगोशिएशन में भी अपना जो अफसोदा यूरेनियम है वो देने के लिए तैयार था अमेरिका को, इस गारंटी पर कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। तो लिहाजा वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और क्या, आई थिंक जहां आकर बात फंसेगी वो इसी पर होगा कि क्या जो इसराइल की तरफ से गारंटी अमेरिका दे पाएगा, और दूसरा आई थिंक दूसरी तरफ से है क्या ईरान ये गारंटी दे पाएगा कि वो मुस्तकबिल में जो उसके अरब हमसाए हैं उनके ऊपर हमलावर नहीं होगा। तो लिहाजा ये नेगोशिएशन आने वाले दिनों में मजीद अगर वो आगे बढ़ती हैं तो पेचीदा होंगी, क्योंकि फिर किसी एक वक्त में आकर अरब ममालिक को भी इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये, जिस तरह ईरान ये गारंटी चाहता है कि इसराइल हमला ना करे, अरब ममालिक ये गारंटी चाहते हैं कि ईरान उन पर हमला ना करे। सर उसने, अभी रबिया ने सवाल करने आपसे, उससे छोटा सवाल पहले मैं जरा छोटा सा पूछ लूँ। आई एम सॉरी रबिया, आप ये कह रहे हैं कि इसराइल की गारंटी तो अमेरिका को देनी चाहिए, शायद वो दें भी सही, तो ईरान की जो आप बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं उनकी अपनी कंसर्न्स हैं कि उनको भी गारंटी चाहिए ईरान की कि उन पे अटैक नहीं करेगा, वो गारंटी कौन देगा इसकी, ईरान की? सर जी ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और इस पे इस वक्त तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या ये गारंटी होगी, किस तरह ये होगी, और उनके दरमियान किस किस्म की रिकन्सिलिएशन होगी जिसमें उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाए। और वहां जो है इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान गारंटी तो शायद इस वक्त देने की पोजीशन में ना हो, अभी ये सब कबल अज़ वक्त है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होने जा रहा है इस मामले, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इस वक्त वो यही रहा है कि ये जो अमेरिका इसराइल की जंग है ईरान के साथ, ये किसी भी सूरत अरब ईरान जंग में तब्दील ना हो, हम उसी को रोकने की मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में जबकि अमेरिका का जो रोल है एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो बहुत कमजोर हो गया है अरब ममालिक के इशू पे, तो वहां भी पाकिस्तान का किरदार इस जंग बंदी के बाद बहुत अहम होगा। खुर्रम साहब ये बताइएगा, बार बार हम पाकिस्तान के किरदार की जो है वो बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ज़ाहिर है ईरान ने भी ट्रस्ट दिखाया है, अमेरिका ने भी ट्रस्ट दिखाया है, तभी यहाँ पे जो है वो मीडिएशन की बात हो रही है कि इस्लामाबाद में जो है वो टॉक्स मुतवक्को हैं। ये बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सफ़र पाकिस्तान ने किस तरह से इतनी पिछले कुछ अरसे में तय किया और इसमें टर्निंग पॉइंट क्या था कि जहाँ पे इतना बड़ा जब रीजनल क्राइसिस आया है तो ओमान जो कि सालों से जो है वो यहाँ पर मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, या इंडिया का नाम आ रहा था कि इंडिया के इतने क्लोज रिलेशन है ईरान से, बड़ा ट्रस्ट है उनका आपस में, उन सबको छोड़कर पाकिस्तान को जो है वो इस चीज के लिए चूज किया गया है। बेशक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये, आपके नजदीक क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट है और कैसे हमने ये सफर तय किया है? जी, टर्निंग पॉइंट मार्का हक था। देखिए 5 मई 2025 तक तो पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तानियों का अपना इत्मीनाद अपने मुल्क पर बहुत हद तक मुतज़ल्ज़ल था और दुनिया भी पाकिस्तान को इसी नज़र से देखती थी कि ये इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। लेकिन जो हमने 6 से 10 मई के दौरान अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को जिस तरह रोका और उसकी मज़ाहमत की और अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी, पहले तो उसने दुनिया को जो है दोबारा पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर किया। द वर्ल्ड हैड टू सिट अप एंड लुक एट अस अगेन कि ये कैसे हुआ है। उसके बाद जो है इमीडिएटली जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उस दौरान ये बात वाज़ेह हुई और उसमें मार्का हक का भी किरदार है कि अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को ट्रस्ट हासिल था और ईरान ने भी जो रोल देखा पाकिस्तान का उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में भी पाकिस्तान का एक किरदार रहा है। वो भी खुलकर सामने नहीं आया, शायद मुस्तकबिल में किसी वक्त जो उसमें शामिल थे वो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दें, लेकिन उस जंग में भी पाकिस्तान ने ये जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया था अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था जब वो 12 दिन की जो जंग हुई थी जून 2025 में। तो लिहाजा वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जिस तरह ये डेवलप हुआ और खास तौर पे पाकिस्तान ने इस जंग के आगाज में खुलकर जिस तरह ईरान के का जो उनकी सॉवरेनिटी थी, खुद मुख्तारी की बात की, पाकिस्तान ने खुलकर बात की कि ईरान का हक है कि उसका एक सिविलियन एटमी प्रोग्राम हो। तो उसकी वजह से पिछले साल भी जब पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया तो नाजरीन को याद होगा आपके कि ईरानी पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो अभी भी हर चंद दिन के बाद ईरान के माहिदीन जो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने वहां जो है वो अपनी असूल पसंदी जाहिर की है जहां पर उसकी वाकई अहमियत थी। लास्ट क्वेश्चन सर, हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो बड़े अपसेट हैं, मोदी साहब अंडर फायर, गुस्से में हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जंग रोकने की जो भी मुल्क कोशिश करे, पाकिस्तान करे, इंडिया करे, कोई भी करे, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो इंडियन तो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनका इस वक्त ऑयल गैस का उनका भी सबसे बड़ा क्राइसिस है, लाइनें वहाँ भी लग गई हैं। हम देख रहे हैं कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा हाल्ट हैं कि ये मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका जिनको समझते थे हमारे करीब हैं, वो पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं? आप उसको कैसे देख रहे हैं? यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया को आप भी फॉलो कर रहे होंगे, लीडरशिप को। वहाँ तो मोदी साहब इज अंडर फायर कि आप तो विश्व गुरु थे, पूरी दुनिया के टीचर थे, तो उन्होंने आपसे ज्ञान लेने की बजाय दिल्ली में वो इस्लामाबाद में बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? व्हाई इंडियन सो फ्यूरियस? उन्हें तो खुश होना चाहिए था, बल्कि मैसेज भेजना चाहिए था, वी सपोर्ट दिस पीस प्रोसेस। वो कहते नहीं भाई, इस्लामाबाद में हो क्यों रहे हैं ये? इसलिए कि हिंदुस्तान ने अपना जो कौमी मफाद है वो खुलकर बयान किया कुछ अर्सा पहले कि वो पाकिस्तान से, एस जयशंकर नहीं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। ये उनका एक हदफ था और अब ये बात वाज़ेह होगी कि वो उस हदफ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने अपनी कौम को ये कहा था कि हम जो है ठीक है, हम अमेरिका के हवारी हैं, लेकिन हमारे पास सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम जिससे भी चाहे तेल खरीद सकते हैं, और वो खरीदते थे ईरान के साथ, ईरान से भी। और लेकिन सदर ट्रंप ने पिछले 1 साल में उनका ये जो ब्लफ था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, वो कॉल किया और उन्होंने इंडिया को मजबूर किया कि पहले, और ये बात अमेरिका के हुक्म पर हुई
कि जी आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, और इंडिया को कंप्लाई करना पड़ा। तो वो जो उनका एक ज़ोम था, एक तो वो उल्ट गया कि पाकिस्तान बजाय आइसोलेट होने के, इस वक्त जब हम कहते हैं कि 23 मार्च के ऊपर 100 से ज़ायद ममालिक ने हमें बराह रास्त और पब्लिकली मुबारकबाद दी है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो सफारती साख है, इसके पीछे मैं फिर कहूंगा मार्का हक में हमारी कामयाबी है और हमारा जो असूली मौकफ लेना है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान की जो मैं तो अपनी लाइफ टाइम में कह सकता हूं कि मैंने पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान की जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन, वो हमारे लिए जहमत बनने की बजाय रहमत बन गई। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, वेरी जी, काइंड सर। बहुत 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 शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हमसे इस वक्त जो ईरान जंग जारी है उस हवाले से, और पाकिस्तान में की इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या मामला जो हैं वो पाकिस्तान में तय किए जा सकते हैं या नहीं। मुतवक्को तो था कि किसी किस्म के डायलॉग जो है वो इस्लामाबाद में होगा। लेट्स सी आगे जाके किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ओमान को छोड़ के अब इस्लामाबाद जो है वो सेंटर बना हुआ है कि यहाँ पे शायद जो है वो मीडिएशन हो, ईरान और यूएस की जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर मिलें। इसके पीछे क्या वजूहात है, इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब ओमान को छोड़कर इस्लामाबाद में जो है उसको तरजीह दी जा रही है, और इस्लामाबाद में मुतवक्को है कि मुज़ाकरात होंगे जो भी ईरान यूएस के दरमियान जंगबंदी के हवाले से है। इस पर हम बात कर लेते हैं, जानते हैं ओमान से मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर अमीर हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हमजा बताइएगा, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तो आपने देखा है कि एक हिस्ट्री रही है कि ओमान जो है वो उनको मीडिएट करता रहा है। ईरान का ज़बरदस्त किस्म का ट्रस्ट रहा है हमेशा से ओमान पर, यूएस का भी रहा है, और जो भी मामलात होते हैं उनको कन्वे किया जाता है थ्रू ओमान, और एक हिस्ट्री रही है यहाँ पे मीडिएशन की। लेकिन क्या वजह है, आपको लगता है कि ओमान ने अपना वो स्टेटस लूज कर दिया है और अब पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को इन रिसेंट इतने बड़े क्राइसिस में चूज किया गया है इन मीडिएशंस के लिए? जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो जो अभी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जो मिडिल ईस्ट है, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक हैं, वो मुमकिन तौर पर उसकी अब रीशेपिंग हो रही है। इस जंग के बाद जब खलीजी ममालिक को बहुत ज़ोम था, बहुत ज़्यादा इनको एक गुमान था कि अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है तो वो हमारे लिए डिफेंस लाइन है, लेकिन अब वो पूरे मिडल ईस्ट की रीशेपिंग हो रही है जिसमें चाइना और एशिया, ख़ास तौर पर इस पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आने वाला है। तो आपने जो ओमान के हवाले से पूछा, अब तक ओमान जो है वो हमेशा से मीडिएशन का, एक न्यूट्रलिटी का, बैकडोर डिप्लोमेसी का, खा वो पाकिस्तान इंडिया हो, अमेरिका ईरान हो, या सऊदी अरब और यमन हो, उनके हवाले से एक अहम रोल प्ले करता रहा है। अगर ओमान जैसे ममालिक ना होते तो मेरे ख्याल से ये जो आप अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग देख रहे हैं, तो ये पूरे मशरिक़ वस्ता, पूरा मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक भी इस आग की जंग में जल रहे होते। तो अभी हालिया दिनों में ओमान ने बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, बल्कि मुज़ाकरात हो रहे थे और उनके वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट्स भी थी ओमान के फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से कि एक मुस्बत मरहले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जब इसराइल ने अमेरिका को मजबूर कर दिया ड्यूरिंग जो आपकी नेगोशिएशंस थी, आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, उसी दौरान ठेस पहुंची, जिससे ओमान भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो सरीहतन अभी परसों ये स्टेटमेंट दी है कि ये अमेरिका की जंग नहीं थी, बल्कि इसराइल ने इस जंग में अमेरिका को धकेला। और मुज़ाकरात के दौरान जब बिल्कुल हम चीज़ें फाइनलाइज कर रहे थे, उस दौरान इसराइल ने जो है वो अमेरिका को मजबूर करके इस खित्ते को, पूरे के पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल दिया। तो अभी ओमान अपनी काविशें कर रहा है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत अच्छा पहलू है कि पाकिस्तान का नाम भी सामने आया, चूँकि पाकिस्तान भी जो है वो बिलाशुबा एक रेयर स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखता है। पाकिस्तान की एक इस्लामी दुनिया में बहुत असर व रसूख है,
और जो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, चूंकि इस जंग में पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत बैलेंस रखा है, ना खुल के अमेरिका के खिलाफ उस तरीके से पाकिस्तान ने इजहार किया, ना ही ईरान को ये इस तरीके से उसके खिलाफ इस तरीके से किया कि ईरान को भी कोई पाकिस्तान से शिकवा ना हो। तो अपने आप को इन जंगों में बैलेंस रखना ये बहुत मुश्किल अच्छा काम अमीर हमजा होता साहब, है। एक तरफ आपका हमसाया है। आप उस खित्ते की पूरी पॉलिटिक्स को समझते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पर आप जाने जाते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, खुद भी आप वहाँ पे हैं, बड़े अरसे से वहीं पे उसमें मस्कत अमान में इन तमाम चीज़ों पे आंख रखते हैं। तो ओमान को कुछ झटका लगा है बहुत बड़ा, कुछ सेंस ऑफ बेट्रेल, चीटिंग ऑन 2 काउंट्स। एक तो जो वहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, सर सवाल मेरा सुन लें अगर प्लीज़, कि आपको पहला ये कि वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे, जैसे आपने कहा कि उसके बाद इसराइल और उन्होंने अमेरिकन ने अटैक किया, इट माइट बी डिसेप्शन, उनको दुख हो। दूसरा वो ईरान जिसके लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ईरान ने भी ओमान पे अटैक किया। इसको ओमान की हुकूमत और लोगों ने कैसे देखा है इन दोनों चीज़ों के, जिसकी वजह से शायद वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट कम हुआ है और वहाँ पे मुज़ाकरात की बजाय ईरान ने कहा या दीगर ने कि ये पाकिस्तान इस्लामाबाद होने चाहिए? सर मैं इसे झटका नहीं कहूंगा कि ओमान को कोई ऐसा झटका लगा है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं कि एक जगह पे मुज़ाकरात हो रहे थे और जो ममालिक थे, ख़ास तौर पर ओमान, वो बहुत पुरुमीद था। उनके वज़ीर ख़ारजा मुसलसल जो थे वो गैर मुल्की दौरों पे थे, और जब उनके आखिरी मुज़ाकरात हो रहे थे तो अटैक से कुछ देर पहले उनकी बड़ी वाज़े एक उम्मीद के साथ ये ट्वीट थी, स्टेटमेंट थी कि हम इंशाल्लाह किसी मुमकिन हल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी दौरान अटैक हुआ और ओमान ने सरकारी तौर पर भी अफसुर्दगी का, अफसोस का और मजम्मत का इजहार किया, और आज तक वो कर रहे हैं। बाकी अगर आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, ओवरऑल ओमान का जो पर्सपेक्टिव है इस जंग के हवाले को लेके, या ओमान पे भी आपने कहा कि दुकम पोर्ट पे और सलाला पोर्ट पे जहाँ पर इनकी रिफाइनरी है वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आए, लेकिन उसके साथ ही ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी आ गई कि जो ओमान पे जो अटैक हुआ है इनकी पोर्ट्स पे या इनकी रिफाइनरी पे, वो ईरान की जानिब से नहीं किया गया। तो ऐसे ज़ाहिरी तौर पर खुल के तो अभी ओमान की हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी उनकी मजम्मत ईरान की सामने नहीं आई जी। जो इनकी सिविल सोसाइटी है तकरीबन वो सारी की सारी ईरान के साथ अपनी एक हमदर्दी और एक जहती सॉलिडरिटी का इजहार करती है, और इनकी जो गवर्नमेंट है वो भी अफसुर्दा है कि ईरान के साथ ऐसे मामले में ज्यादती हुई है कि जब ईरान अपनी चीज़ें वो इस मशरूत आमादगी जाहिर कर चुका था और मुज़ाकरात तकरीबन कामयाबी के करीब थे, ऐन मुमकिन उस मौके पर अटैक हुआ है, और वो उसकी मजबूरी को भी समझते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं कि वो हैरान है कि हम अब जो है वो किस पहलू की तरफ जाएं, क्योंकि वो जो एक ट्रस्ट था ख़ास तौर पर जो बड़े ममालिक का, वो ब्रेक हुआ है, और कोई भी जो है वो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि वो ओमान जैसे आपने कहा माजी में ये मिडल ईस्ट में शायद ये अकेला मुल्क है जिसने कोई साइड्स नहीं ली, कोई जंगों में कोई लड़ाई झगड़ों से दूर रहा है, बल्कि वही वाली बात एक पीस मेकर के तौर पर ओमान और ओमानी हुक्मरान जो हैं उनको जाना भी जाता है, उनकी इज़्ज़त भी की जाती है ओमान की। अब जो मौजूदा, जो आपने खुद भी कहा है कि एक साफ ज़ाहिर है, कोई जोल्ट तो आया है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तो मर्ज किया है, मौजूदा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीस इनिशिएटिव हो रहे हैं, उसमें ओमान का नाम भी है, तुर्की, पाकिस्तान और उस इजिप्ट के साथ ओमान का नाम भी लिया गया, अगरचे इतना ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट हुआ, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रहा था। क्या ओमान अभी भी इस पूरे इशू को डीएस्केलेट करने या दोबारा बैठ के कोई जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई रोल अदा कर रहा है? जी सर, बिल्कुल। ओमान से अभी भी पसे पर्दा हमारे भी कुछ ऑफिशियल्स आए थे पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले, बल्कि हालिया दिनों में ओमान में उनकी कुछ मीटिंग्स भी हुई थी अमेरिकन के साथ, कुछ और ममालिक के लोगों के साथ। हम ये नहीं कह सकते जी कि ओमान को रिप्लेस जो है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हो या वो ओमान हो या तुर्की हो या मिस्र का नाम भी आ रहा है कि ये 3-4 ममालिक मिलके जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो किसी ऐसे वेन्यू का इंतखाब करते हैं जो सबके लिए फिजिबल हो जी। तो खा वो पाकिस्तान वेन्यू हो जहाँ पर ये तीनों चारों ममालिक की शिरकत हो, या ओमान हो,
असल जो मकसद है वो सारे ममालिक का, ओमान का, पाकिस्तान का इसी पर जोर है कि ये फिलफौर इस जंग को रुकवाया जाए, चूँकि जो मशरिक़ वस्ता की रीशेपिंग हो रही है इसमें अभी सर जंग ने डायनामिक्स सारे चेंज कर दिए। अभी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो बढ़ गए हैं, इकोनॉमी जो है, चूँकि हमारे 60 से 70 लाख पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में रोजगार कमाते हैं, जिनके बिजनेस, जिनकी हर चीज़ पे इस जंग का बहुत बुरा वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे खलीजी ममालिक की तरह ओमान अभी वैसे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब आपके हमसाये में आग जलती है तो उसका सेक आपको भी जरूर आता है जी। तो खा वो ओमान हो या पाकिस्तान हो, पसे पर्दा अभी भी ओमान की तरफ से ये काविशें चल रही हैं और उसमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है कि किसी न किसी तरीके से कि पाकिस्तान जो इतने सदियों दिहाइयों से हमसायों की जंगें लड़ता रहा है, अब एक और हमसाये के जो है वो किनारे पे जंग है ईरान पे, तो डेफिनेटली ये सब ममालिक इफेक्ट होते हैं। अगरचे ये बराह रास्त अभी जंग में शामिल नहीं हुए खलीजी ममालिक, लेकिन ये मुमकिना तौर पर मैदान जंग बन चुका है। अभी तक उस तरह रिटेलिएट नहीं किया सऊदी अरब ने, यूएई ने, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा अहम रोल है, फील्ड मार्शल साहब का, आपके प्राइम मिनिस्टर का, कि उनको अभी इन्होंने ठंडा रखा है, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई को, कि आपके ऊपर जो अटैक हुए हैं तो आप अभी उसके जो है ना वो उसको उनको जवाब ना दें, चाहे क्योंकि ये पूरी सूरत हाल फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और पाकिस्तान फिर ऐसी मुश्किल में फंस जाएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, जो हमारा मिलिट्री कॉपरेशन है गल्फ के साथ, अमेरिका के साथ, उसमें हमने अपने आप को बहुत बैलेंस रखा है और इसमें मजीद मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मशरक़ वस्ता अमूर के माहिर अमीर हमज़ा जो है वो हमारे साथ मौजूद थे ओमान से और हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त के खलीजी ममालिक की क्या पोजीशन है इस वक्त। ईरान यूएस इजराइल जंग जो जारी है उस हवाले से एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। लेटेस्ट ईरान यूएस के जो मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही थी उस पर अपडेट ये है कि ईरान का जो मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 5 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ईरान ने रखी हैं यूएस के सामने और उनका जो 15 नुकात का एक मसवदा था जो कि उनको पहुंचा यूएस का, उसको जो है वो उन्होंने रद्द कर दिया है। अब ये क्या 5 कंडीशंस हैं? पहली बात तो ये कि यही कंडीशंस मोर और लेस जो है वो शुरू से ईरान कहता आया है कि हमारी ये कंडीशंस हैं और इन्हीं पे जो है वो जंगबंदी होगी। उसमें यह है कि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका तयन किया जाए और फौरन जो है वो उसकी अदायगी की जाए। इसके अलावा हमलों को मुकम्मल तौर पर फौरन जो है वो बंद कर दिया जाए। कंक्रीट गारंटीज दी जाएं कि दोबारा ऐसी जंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी, ईरान को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए कंक्रीट गारंटीज दी जाए। और ना सिर्फ ईरान में बल्कि इर्द गिर्द जो भी इस किस्म की कार्रवाइयां जारी हैं उनको बंद किया जाए और जिसमें रेजिस्टेंट ग्रुप्स का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको भी निशाना ना बनाया जाए। और आखिर में ईरान का कहना है कि उनकी जो अथॉरिटी, उनका जो राइट है ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको भी मुकम्मल तौर पर रिकग्नाइज किया जाए बाय यूएस एंड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।